हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की बुक 2 का जो सेकंड चैप्टर है विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की एक और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अब इस जो कंसेप्ट है इसके आज हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन अपन शुरू करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जो किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अटेन की जाती है जब वो एक विस्कस फ्लूइड में फ्लो हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक विस्कस फ्लूइड है, मान लो, मतलब लिक्विड है, मान लो विस्कस लिक्विड, और इसमें मेरा एक बॉल है, मान लो एक बॉडी अपन ने ले ली बॉल। ये मेरी बॉल इसके अंदर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। मैंने एक विस्कस लिक्विड में एक बॉल को डाल दिया तो वो नीचे जाएगी। मतलब मैंने यहां से अगर डाला है तो वो ट्रेवल करेगी उस पर। ठीक है, अगर अब वो उस पर ट्रेवल करेगी तो कुछ समय बाद उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो ट्रेवल कर रही है, सर्टेन वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, और कुछ समय बाद ना ट्रेवल करते 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 उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है एक समय बाद। कब? जब उस पे सारे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, और उस पे जब सारे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस हो जाती है तो एक समय बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये फ्लो करती जाएगी, इसके अंदर जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी। एक समय बाद ना इसकी कुछ वेलोसिटी होगी जाने की, वो एक समय बाद कांस्टेंट हो जाती है। मतलब इसमें नेट फोर्स जीरो हो जाता है। नेट फोर्स जीरो यानी इसमें नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। नेट एक्सेलरेशन मतलब जीरो हो जाता है, मतलब इस पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। मतलब एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स नेट फोर्स जीरो हो जाता है ना, ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस बराबर, तो इनका नेट जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, फोर्स होता है, मतलब फोर्स अगर जीरो तो एक्सेलरेशन में कुछ नहीं रहा होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये इसका बेसिक मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसके सारे फोर्सेस में बना लेता हूं। देखो, ये बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसमें नीचे mg लग रहा होगा, नीचे लगने वाला फोर्सेस mg। अब ऊपर mg लिखा है। ठीक है, अब ऊपर क्या फोर्सेस लगेंगे? एक तो ऊपर बाइंड फोर्स लगेगा। बाइंड फोर्स का मीनिंग क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है, मान लो ये, तो उस पे ना लिक्विड ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिस वो ट्राई करेगा कि वो ऊपर उठ जाए। तो हमेशा कोई मीडियम है, जैसे यहाँ पे लिक्विड मीडियम है, तो लिक्विड मीडियम हमेशा उसको ऊपर धकेलने का ट्राई करेगा, तो ऊपर की तरफ में उस पर एक फोर्स लगेगी हमेशा की हमेशा, विच इज FB। FB का मतलब बाइंड फोर्स। ठीक है, एकदम इस पे एक फोर्स हमेशा की तरफ हमेशा काम करेगी जो उसको ऊपर धकेलने का ट्राई करेगी इस बॉल को, विच इज बाइंड फोर्स। और एक और इस पे फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ ही, विच इज विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? विस्कस फोर्स भी ऊपर ही, इस केस में विस्कस फोर्स भी ऊपर लगेगी, बट विस्कस फोर्स का मेन ये होता है उसके मोशन को अपोज करना। ये विस्कस फोर्स का काम होता है, क्योंकि ये जो लिक्विड है ना, ये एक विस्कस लिक्विड है। मेरा कैसा मतलब, ये कैसा लिक्विड है? विस्कस। विस्कस का मतलब होता है जिस लिक्विड में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली, मतलब भाई हर लिक्विड की कुछ ना कुछ लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन तो होता है। मान लो ये विस्कस लिक्विड है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा यहाँ पे लिक्विड की लेयर्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नीचे जा रही है बॉल, तो उसको रोकने के लिए, यानी नीचे बॉल जा रही है लेकिन उसको ऊपर की डायरेक्शन में ये विस्कस फोर्स लग रहा है, उसको अपोज कर रहा है ना। नीचे इसका मोशन है और ऊपर लग रहा है विस्कस फोर्स, तो उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट अपोजिंग फोर्स होता है एक तरह का यहाँ पे विस्कस फोर्स। तो दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं, एक फोर्स नीचे लग रहा है। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है कुछ समय बाद इस बॉल की। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, मतलब इस पे लगने वाले नेट फोर्स जीरो होंगे। नेट फोर्स का मतलब जीरो कब? जब ऊपर वाले और नीचे वाले फोर्सेस बराबर हो जाए, उनको मैं माइनस करूं, उनका नेट निकालूं, मतलब जो भी करूं, मतलब उनका नेट एक निकले कि ऊपर और नीचे। भाई अगर इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, तो कहीं पे भी नहीं जाएगा। मान लो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट, इधर भी सेम फोर्स लग रहा है, इधर भी सेम फोर्स, तो यहीं पे रह जाएगा ना। तो इसको ऊपर नीचे अगर फोर्सेस बराबर हो गए तो कहीं पे भी नहीं, मतलब इन शॉर्ट इस पे नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना, एक्सेलरेट नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इतना समझिए। अब अपन आगे चलते हैं। इसके में ये फोर्सेस को, मतलब इन फोर्सेस का सम, ऊपर वाले फोर्सेस का सम नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब इनको मैं एक साथ लूंगा, ये वाले फोर्सेस को, ऊपर वाले दो फोर्सेस को, इनका सम नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। यानी हियर अपन ने अब तक ये पढ़ा, जो मैंने आपको पूरा ओरल समझाया, वो आप उसको शब्दों में बढ़िया से लिख लीजिएगा। FV प्लस FV इज इक्वल टू mg। बाकी मीनिंग तो आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कुछ समय बाद ही अपनी, मतलब उसकी हाँ लिमिट है कि ये मेरी हो गई कांस्टेंट वेलोसिटी, और कुछ समय बाद ही कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने लगेगा जब नेट फोर्सेस पे जब बैलेंस हो जाएंगे सारे फोर्सेस, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। और वही कांस्टेंट वेलोसिटी जो उसकी हो जाएगी जब नेट फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे ऊपर और नीचे वाले, तब जो वेलोसिटी आ जाएगी तो होती है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो कब 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 निकलती है? अपने को टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? नेट फोर्सेस बराबर होंगे, ऊपर वाले नीचे वाले, ऊपर वाले फोर्सेस का दाम नीचे वाले के बराबर होगा। ठीक है, बस। अब अगर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है तो आपको पता होगा जो बाइंड फोर्स होता है,
कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब वो इसमें फ्लो करेगा तो उस पर कितना लिक्विड बाइंड फोर्स लगाएगा वो बराबर होता है। अभी बॉल इसमें जब आई होगी तो उसने कुछ ना कुछ पानी बाहर करा होगा, है ना। लेट्स से कि भाई इसने अपना वॉल्यूम जगह बनाने के लिए कुछ पानी बाहर निकाला, मान लो भरा हुआ था अपने ये लिक्विड पूरा भरा हुआ था, कोई मैंने बाल्टी के अंदर में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो उसमें पूरा भरा हुआ था लिक्विड, मैंने बॉल डाली तो कुछ पानी बाहर आया और कुछ पानी बाहर आया और उस पानी का कुछ वेट होगा, वेट समझ लो, वेट होता है मास इनटू mg होता है वेट, तो वेट उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, वजन, ठीक है। उस पानी का जितना वेट होगा ना उतना ही बाइंड फोर्स लगता है। तो Fb इक्वल टू वेट ऑफ, मैं आपको आपके लिए वर्ड्स में लिख देता हूं, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसने कुछ ना कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा, उसके वेट के बराबर ये फोर्स होता है, क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स होता है और एफ भी एक तरह का फोर्स है, बाइंड फोर्स, तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो वेट होगा जो उसने डिस्प्लेस किया होगा, मान लो m इंटू जी है, वेट तो mg के फॉर्म में होता है और मैंने कह दिया भाई मास जो उसने लिक्विड का निकाला है वो m है और g तो लगता है तो mg उसका वेट हो जाएगा, ठीक है। तो mg वेट ही हो गया। अब आगे चलते हैं, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, mg लिख सकता हूँ, मैंने इसकी जगह mg लिख दिया, ठीक है। जो उसने वेट ऑफ द लिक्विड फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, ठीक है। एक सेकंड में इसको भी कैपिटल M लिख लेता हूं क्योंकि मैंने उसको कैपिटल M लिखा है ना इधर mg को, समझ रहे हो, क्योंकि ये m और ये m बराबर होगा। ये m किसके लिए लिखा था, मैंने बॉल के लिए लिखा था, ये mg बॉल पे लग रहा है, तो बॉल का जितना वजन होगा उतना ही, मतलब देखा जाए तो mg ये भी मैंने बॉल के लिए लिखा है और ये पानी जो इस वेट का पानी भी बॉल ही निकाल रही है, तो इन शॉर्ट बात तो बॉल की हो रही है, तो दोनों में अपन बॉल का मास लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये मास सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो पानी जो निकाल रहा है वो इसी बॉल का मास निकालेगा, इसी बॉल का कुछ मास होगा जिससे पानी निकलेगा, कुछ वॉल्यूम घेरेगा तो ये बॉल से ही मास निकलेगा, बॉल से ही मतलब उतना वेट ऑफ पानी बाहर आएगा और ये बॉल का ही mg है, तो दोनों केसेस में बॉल की बात हो रही है, दोनों में mm एक ही लिखा जाएगा। ये इसके पीछे का था। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो वो होता है 6 पाई, अपन यहाँ पे डेरिवेशन तो इसके नहीं कर रहे हैं अपन, इसके मैं बारे में लेकर आपको बता देता हूँ कि होता है 6 पाई मीटा आरबी। और आप देखो इस फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले का मतलब है विस्कस फोर्स है ना, जब ये फ्लो करेगा इसके अंदर तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, उसी फोर्स का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं एफ की जगह 6 पाई ईटा आरबी ये लिख सकता हूं इज इक्वल टू mg। तक अपन ने कर लिया। अब अपन को क्या करना है, मास का फॉर्मूला अगर अपने को पता है तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब मैं बस यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। अब देखो ये बॉल एक स्फेरिकल शेप में है ना, लगभग अपन जनरली स्फेरिकल बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मास किसका है, ये बाइंड फोर्स के लिए मास लिखा हुआ है, बाइंड फोर्स है ना वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। अब इसने जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा वो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, देखो इसका ये बॉल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसने जो फ्लूइड, इसने जो वाटर, इन शॉर्ट यहाँ पे वाटर भरा हुआ है मान लो, तो उसने वाटर कुछ ना कुछ डिस्प्लेस किया होगा, उस वाटर का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। और जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का ही पानी डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। एक तरह से ये भी कॉमन, मतलब इसको समझ सकते हैं ना, इसका जितना भाई वॉल्यूम होगा उतनी जगह जितनी इसने घेरी होगी उतनी जगह का उसने पानी निकाला होगा, तभी उसके लिए इतनी जगह बन गई होगी तो अंदर चली गई होगी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, ये एक स्फेरिकल बॉडी है तो इसका वॉल्यूम जो रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, वही वॉल्यूम जो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस में अपन यूज करेंगे वो भी यही करेंगे, क्योंकि जो पानी डिस्प्लेस हुआ होगा उसका वॉल्यूम भी इसी के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इसने ही घेरा, क्योंकि भाई ये उतना ही पानी निकालेंगे जितना इसके खुद की वॉल्यूम होगा, तभी तो उसके खुद के जितनी जगह बन जाएगी, इसका खुद के वॉल्यूम जितनी तो ये आगे अंदर आ जाएगी, तो इसने खुद के वॉल्यूम जितना ही पानी डिस्प्लेस किया होगा। एक बार अगर आप इस बारे में सोचे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मास की जगह मैं लिख सकता हूं, अब यहाँ पे मान लेते हैं इस वाटर की डेंसिटी को मैं यहाँ पे रो के देता हूं, है ना, और इस बॉल कोई मटेरियल की बनी होगी तो मैं बॉल की डेंसिटी को सिग्मा के देता हूं, ठीक है, सिग्मा, ये मैंने कह दिया। अब यहाँ पे मैं वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस की बात कर रहा हूँ, फ्लूइड यानी वाटर, यहाँ पे इधर अपन वाटर लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर का जो वेट होगा जो डिस्प्लेस हुआ होगा, तो वाटर की डेंसिटी तो मैंने क्या ली है, रो, तो यहाँ पे डेंसिटी मैं रो लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस की अपन बात करें तो वाटर के लिए डेंसिटी रो होगी, बट वॉल्यूम बॉल जितना ही होगा, ठीक है। बट डेंसिटी बॉल की और वाटर की अलग होगी, लेकिन वॉल्यूम जो वाटर डिस्प्लेस होगा वही इसका वॉल्यूम होगा बॉल का, ठीक है। तो ये आप आई होप आप समझ गए होंगे, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिखूंगा, वेट फ्लूइड डिस्प्लेस का जो वॉल्यूम होगा वही स्फीयर का वॉल्यूम होगा, विच इज स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान लो इस स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है, इसका रेडियस, इसी का रेडियस मैं आर के देता हूं, ठीक है, इसका रेडियस आर के देता हूं, तो जो लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा उसके लिए भी वॉल्यूम में लिखूंगा तो यही आएगा सेम वॉल्यूम, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूं। प्लस
मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जी आ जाएगा साथ में। ठीक है, ये मास के लिए लिख लिया और साथ में जी आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास के लिए जी आ गया। 6 पाई ईटा आरवी, इसको मैं एज इट इज रखता हूं। और यहाँ पे अब जो एम है ये एग्जैक्टली बॉल का एमजी है, तो बॉल के लिए बॉल की डेंसिटी क्या है, बॉल की डेंसिटी सिग्मा है और इसका वॉल्यूम तो सेम ही लिखा जाएगा जैसा मैंने आपको बताया, बॉल का और वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस का जी। अब अपन एक काम करते हैं, ये सेम वाली टर्म्स है थोड़ी थोड़ी, तो मैं एक काम करता हूं, इस वाली टर्म को यहां माइनस में ले आता हूं। 6 पाई ईटा आरवी को अलग कर देते हैं अपन, इसको मैं अगर अलग कर दूं तो ये हो जाएगा सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, है ना। और माइनस में ये रो वाला फॉर्मूला माइनस में आ जाएगा, माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, है ना। तो ये मेरे इसको माइनस मिला है। अब इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है अपन वो कॉमन निकाल लेते हैं। 6 यहाँ तो एज इट इज चलने दीजिए आप, 6 पाई ईटा आरवी इज इक्वल टू यहाँ पे 4/3 पाई नहीं 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब जी, 4/3 पाई आर क्यूब जी, पूरा कांस्टेंट है मतलब पूरा कॉमन है, तो 4/3 पाई आर क्यूब जी, ये पूरा का पूरा मेरा कॉमन आ जाएगा। एग्जैक्ट सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिफर क्या है यहाँ पे, सिग्मा माइनस रो, मतलब इसकी डेंसिटी सिग्मा, मतलब मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन यहां से ये कॉमन आ गया तो बचा यहाँ पे सिग्मा, माइनस यहां से ये कॉमन आ गया तो यहां से रो बचा। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्या क्या सॉल्व हो सकता है। हाँ देखो, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 से 6 को काट सकता हूँ, नहीं 3 से 6 को नहीं काट सकता क्योंकि 3 डिवाइड में इधर जाके इनटू में होगा। अगर कोई चीज के डिवाइड में है वो उसको काट सकती है ना, मैं 3 यहाँ पे डिवाइड में, मैं आपको चलो करके बताता हूँ, लेकिन 3 से आप इसको नहीं काट सकती क्योंकि 3 उधर जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई में जा रहा है तो वो नहीं काट पाएगा। 4 नीचे आ सकता है, यहाँ पे ऊपर इनटू में नीचे डिवाइड में, तो 4 कितनी बार में काटेगा, 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 बार में काट देगा। ठीक है, अब और क्या बचा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर यहाँ पे है और यहाँ पे 3 आर है, तो एक आर से यहाँ पे एक आर कट जाएगा, यहाँ पे 2 आर बच जाएंगे, आर स्क्वायर बच जाएगा। और क्या बच रहा है, और क्या कट रहा है, बस फिलहाल के लिए इतना ही कैंसिल हो रहा है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बचा, ओके, यहाँ पे इसको अपन एक काम करते हैं, अपने को ये निकालनी है, ये है अपनी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, मैं आपको लिए लिख दूं, ये होती है अपनी यहाँ पे जो v है 6 पाई ईटा आरवी में जो v है वही अपनी टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, ओके, अब मैं vt की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, vt तो मैं इसको अलग कर देता हूं क्योंकि मुझे ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या बचा, 2/3, अब ये 3 है इंटू में, तो नीचे डिवाइड में आएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 3 चला गया, यहाँ पे ईटा बचा और vt को मैंने यहीं पे छोड़ दिया तो सिर्फ ईटा बचा, तो ईटा भी है इंटू में, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ vt बचा जो मैंने यहाँ लिख लिया और 3 और ईटा मैंने यहाँ ले गया। चलो आगे क्या बचा, ओके, यहाँ ये मैंने यूज कर लिया है ना। अब यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, मैंने 2 तो लिख लिया, 2/3 में लिख चुका हूं, तो मेरा यहाँ पे बचा आर स्क्वायर जी साथ में सिग्मा माइनस रो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। vt की वैल्यू, vt है ना, v टर्मिनल वेलोसिटी, 2/9 ईटा, 2/9 ईटा, 3 है ना, आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो। एक सेकंड इसको बीच में लिख लेते हैं, ये क्या है 9 ईटा, और ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में, तो मैंने ऊपर वाली टर्म्स को ऐसे लिख दिया, नीचे वाली टर्म्स को ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये पूरी टर्म, ये माइनस तो चलो इनके अंदर का है, ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म, ये 2, तीनों चीजें मल्टीप्लाई में, तो मैंने इनको एज इट इज कॉपी कर दिया ऊपर, नीचे से 9 ईटा बचा। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं अच्छे से, मैं नंबर को साइड कर देता हूं, विच इज 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो बाय 9 ईटा, 9 ईटा। ठीक है, 9 ईटा, ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे 2/9 तो चलो पता ही है, कांस्टेंट वैल्यू है, आर यहाँ पे वही, आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है ना, जी अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिग्मा इस पानी की नहीं, सिग्मा इस बॉल की डेंसिटी, रो इस पानी की डेंसिटी जो लिक्विड है मेरा, और 9 और ईटा इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस फ्लूइड की, पानी है इसकी कुछ जो भी मतलब है फ्लूइड है उसकी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, तो वो, बट आपको डेंसिटीज याद रखनी है, मतलब ये पैरामीटर्स याद रखने हैं, आप गलत कुछ करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। सिग्मा इसकी डेंसिटी है और रो इसकी डेंसिटी है, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपर्ली। तो यहाँ से अपनी डेरिवेशन पूरी कंप्लीट होती है, विच इज 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन 9 ईटा। तो ये थोड़ी मतलब अलग डेरिवेशन थी, फॉर्मूला भी थोड़ा बड़ा है, बट हाँ
डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं इससे अलग अलग, ठीक है। बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।